आती थी, अब आएगी भी आगे, तो ये तो मैं कोई चलिए। गलत बात कह रहा हूँ। नमस्कार, मैं पटेल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम चुनावी चर्चाओं पर चर्चा करेंगे, चुनावी कयासों पर चर्चा करेंगे। और 10 मार्च को मतगणना होनी है और ईवीएम स्ट्रांग रूम में बंद है। समाजवादी पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी ही लोगों को प्रशासन के की व्यवस्थाओं पर भरोसा आएगा कर दी। तरह से, विभिन्न एंगल से, विभिन्न जानकारियों से चुनाव नतीजों पर कयास लगाए जा रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ा जा रहा है। और आज 2 दिन हो गए हैं मतदान के बाद में। जाहिर सी बात है, बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हो रही हैं। किस मोहल्ले का वोट कहाँ गया है, किस बिरादरी का वोट कहाँ गया है, बहुत सी जानकारियां सीधी सीधी उपलब्ध हो रही हैं, क्योंकि इस बार तीसरे चरण में मतदान था फर्रुखाबाद में और कन्नौज में। और लगभग 19-20 दिन का मौका मिला था बीच में, और 18-19 दिनों में काफी कुछ जानकारियां आ रही हैं। और जब तक 10 मार्च आएगी तब तक और जानकारियां भी आ जाएगी। ये संयोग रहा कि इस बार फर्रुखाबाद से खास तौर से कांग्रेस, सपा और भाजपा के अलावा, बसपा के अलावा जो और प्रमुख राजनीतिक दल इस बार भाजपा के गठबंधन में शामिल है, सपा के गठबंधन में शामिल है। तो सपा के गठबंधन के महान दल ने यहाँ चुनाव लड़ा और भाजपा के गठबंधन दल, अपना दल, अनुप्रिया गुट ने यहाँ चुनाव लड़ा। हालांकि जिन परिस्थितियों में इन दलों के उम्मीदवार चुनाव टिकट लेकर के आए, वो भी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के जो जातीय आधार था महान दल का, जातीय आधार था अपना दल का, उसका लाभ संबंधित प्रत्याशियों को मिला है। और ये अलग बात है कि उन जातियों के वोट दूसरी विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे दलों को, दूसरे प्रत्याशियों को गए हैं। तो आज हम कुल मिलाकर के करना तो हमें चुनावी चर्चा ही है। मतगणना के जो प्रयास हैं उन पर ही चर्चा करनी है। लेकिन हम यही से लेकर के चल रहे हैं कि जो राजनीतिक दल, छोटे राजनीतिक दल हैं, जिन्हें छोटे राजनीतिक दल कहा गया इस बार, है, और इनके प्रयास में अभी तक सार्थक दिखते हैं। जो मतदान का रुख है उससे इनकी जीत कितनी आसान लगती है, जीत के लिए जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी दम लगती है, और क्या ये दल अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों, चाहे समाजवादी पार्टी को, चाहे भारतीय जनता पार्टी, उनका नुकसान कर पाए हैं। यानी कि कायमगंज में समाजवादी पार्टी से कितना मोर्चा ले पाई है अपना दल, से कितना मोर्चा ले पाई है, कांग्रेस से कितना मोर्चा ले पाई है। फर्रुखाबाद में जो महान दल है वो मोर्चा ले पाया है समाजवादी, भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस और बसपा से। ये सब चर्चा में रहेंगी। और जो भी अन्य जानकारियां आ रही हैं चुनाव परिणामों को लेकर के, अब तक मतदान के लेकर के, मतदान होने के बाद में जो अनुमान आ रहे हैं उसके प्रति जो जानकारियां मिली है, उन सभी को आज की इस चर्चा में, आज की इस बहस में हम लोग शामिल करेंगे, ताकि अधिक से अधिक राजनीतिक जानकारियों का लाभ उठा सकें और उनके उपयोग की जानकारी हो सकें। आज भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे है। विकास पांडे का स्वागत है भारतीय जनता पार्टी से। और डॉक्टर आलोक बिहारी शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य कन्नौज से जुड़े हैं। और वरुण त्रिपाठी जी प्रतिनिधि है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और ध्रुव सिंह राजपूत ये आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। ये पैनल है आज की इस बहस का। और हम कुल मिलाकर के मतदान के
जो चुनावी नतीजे हैं उनके रुझान को लेकर के पर उन पर अनुमान को लेकर के आज चर्चा करेंगे। अनिल मिश्रा जी, क्या लग रहा है आपको कि महान दल और छोटा दल के आ जाने से जो बड़े दल हैं उनका कुछ समीकरण गड़बड़ाया है? कहाँ लाभ मिला है, कहाँ नुकसान मिला है? क्या यहाँ से चुनाव लड़ने के बाद में अपना दल और महान दल अपनी सीट हासिल कर पाएंगे, अपनी सीटों में कुछ इजाफा कर पाएंगे? क्या स्थिति लग रही? देखिए, एक बात तो निर्विवाद है कि चुनाव में जो गठबंधन जिन दलों के साथ किया और जिस दल ने किया, तो चुनाव में गठबंधन का फायदा तो होता है और निश्चित रूप से एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि अब की बार जो है वो समाजवादी पार्टी का जिन छोटे दलों से गठबंधन हुआ है, वो स्पष्ट रूप से उसने कहीं न कहीं बढ़त अच्छे प्रकार से दिलवाई है। इसके ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है वो कुछ नहीं कह पाएँगे। मैं समझता हूँ कहेंगे तो उसको हम सुनेंगे, समझेंगे, आगे बात पे जो भी क्या था, प्रयोग इनका बिखरता चला गया। इन्होंने जिस तरीके से उस वक़्त के ऊपर जो है वो कोई भी चेहरा नहीं रखा था मुख्य और लोगों को अपने अलग-अलग उसमें रखा गया था, किया गया था और जो दल जिसे कहना चाहिए नॉन यादव सबकी सब ज़्यादातर उनसे संबंधित दल जो हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ थे और उसका लेकिन जहाँ अपना दल की बात आई, तो अपना दल में भी वहाँ 2 फाड़ थे। अपना दल में अनुप्रिया पटेल जी भी थीं, तो उसके संग में जो है दूसरे पक्ष में आपके जो है राजमाता कृष्णा जी, जिनको राजमाता का संबोधन उनके यहाँ दिया भी जाता है, उनको इतना इज़्ज़त और सम्मान के साथ में और पल्लवी पटेल लड़ रही हैं। अब ये तो जो है वो राजनीतिक समीक्षक जो हैं, वो स्वयं देख रहे हैं कि सिराथू की सीट के ऊपर आपके केशव प्रसाद मौर्य जी को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है और वो संघर्ष में बुनियाद में कारण जो है पल्लवी पटेल और राजमाता कृष्णा जी भी हैं और एक कारण उसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की वो नीतियां जिनसे लोग ऊब चुके थे वो भी है। तो इन दोनों चीजों का और इसमें समाजवादी पार्टी को तो हुआ ही है निर्विवाद रूप से, फरीदाबाद में भी हुआ है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो ये न देख करके हालाँकि एक मुद्दा उठाया गया फरीदाबाद में और बड़ा तेज़ी से मैं समझता हूँ कि 2 मुद्दे जो शुरू से अपने चले हैं एक इस चुनाव के वक़्त से और एक जो है वो 5 साल पहले से। ये जो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण के सब चुनाव हो गए, ये सब बेल्ट ऐसी थी कि जो इतनी संवेदनशील थी कि जहाँ इनका जो पुराना जो है वो मुद्दा चल रहा था, जिसको इन्होंने ढाल और तलवार दोनों की शक्ल दे रखी थी। कभी उसे ढाल बतौर इस्तेमाल कर लेते थे, कभी उसे तलवार बतौर इस्तेमाल कर लेते थे। हिंदू-मुसलमान, पाकिस्तान खालिस्तान, शमशान कब्रिस्तान और सोचा इन्होंने ये था कि ये एक ऐसा मुद्दा है, जिसके कि आगे सब मुद्दे प्रभावहीन हो जाएँगे। लेकिन अनिल जी आपने भी देखा कि जो मुद्दा उठा, कहीं पे जो है फसल चरने का, कहीं पे किसानों से संबंधित, कहीं नौजवानों से संबंधित और एक बात तो निर्विवाद सत्य मानेंगे कि नौजवान जो है वो आज़ादी की लड़ाई जब कहीं कोई क्रांति हुई है, कोई इनकलाब हुआ है, तो नौजवान ने कभी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करा है और अगर अन्याय जो है समझा गया कि सत्ता पक्ष की तरफ से अन्याय हो रहा है जनता के साथ, तो नौजवानों ने भी सपा को बढ़ करके आगे अपना वोट देने की बात की है। तो चुनाव के वक़्त से इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये बाहरी है, ये यहाँ का है। अरे भाई बाहरी और यहाँ का मुद्दा तो उठाया था जिला पंचायत के चुनाव में भी बड़े जोर-शोर के साथ में जो है अनिल भाई हम लोग डिबेट में भी जो है इस मुद्दे के ऊपर बहस करे थे और बाहरी और अंदरूनी का ये हुआ डॉक्टर सुबोध यादव भी जीते, उसके साथ में उनकी पत्नी रश्मि यादव जी भी जीती, उसके साथ में उन्होंने और भी सीट्स में मेन प्रमुख एक नाम दिए देता हूँ भोला यादव, इन लोगों को भी जिता लिया। हाँ, इनकी एक नीति बराबर रही जो अब की दफ़े फेल हो गई। इन्होंने हर जगह कहीं न कहीं बाँटने की बात करते अब की नहीं कर पाए। आम आदमी को ये जो विकास के मुद्दे थे, महँगाई से लेके
पेंशन की बहाली से लेकर के जंगल चढ़ने तक इस्लामी जमात के बच्चा विकास तक ये मुद्दे आभारी हैं, बल्कि मतलब कृतज्ञ हैं ऊपर वाले के परमपिता परमेश्वर से। उन्हें से भी किया, सब जगह अमन शांति का वो अपने वो रहे, उनकी उनकी कृपा रही हमारे परमेश्वर की। और हम तो कहेंगे भाई अगर इनको आपत्ति ना हो तो वो हमारे राम जी की भी कृपा रही कि कहीं पे फिरका परस्ती का मुद्दा जो है वो कहीं पे प्रभावकारी नहीं हो पाया, चलिए शांति आपकी से पार्टी चुनाव। जी भाई साहब, देखिए हर चरण में चुनाव में मुद्दे बदले। पश्चिम बंगाल चुनाव चला, देखिए किस तरीके से मुद्दे बदलते चले गए। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति का स्तर दर्शाता है कि वर्तमान में राजनीति किस स्तर से हो रही है। और जहां तक रही कि अपना दल और महान दल की बात, तो आप देखिए कि 2017 में जो जनादेश दिया था, तो इन्हीं छोटे दलों के साथ भाजपा ने अपना गठबंधन साफ किया था और इनके वोटों की संख्या पूरे प्रदेश में है। और आप देखिए कि पूर्वांचल में इन लोगों ने साहब निर्णायक भूमिका निभाई थी और सरकार भी बनी। और जहां तक रही अपने क्षेत्र की बात, तो इनके वोटों की संख्या अच्छी है और ये जिस तरफ जाते हैं तो सत्ता के साथ जाने में, और जब सत्ता का विरोध करते हैं साहब सरकारें बनवाने और गिरवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये 2022 का जो चुनाव है, इसमें जो नतीजे आएंगे वो आश्चर्यजनक नतीजे आएंगे। हम सब लोग देख के स्वयं चिंतित होंगे कि साहब इस तरीके के जो नतीजे जो आएंगे। आप देखिए अनुप्रिया पटेल जी की बात की, अनुप्रिया पटेल जी में अभी मिश्रा जी ने बताया कि उनके ही पार्टी में साहब किस तरीके से माँ बेटी और ये डिस्प्यूट चल रहा है। उसके बाद आपने साहब बताया महान दल का, तो महान दल का भी अपना एक जनाधार है। उसी पैटर्न में साहब यहाँ भी चुनाव लड़ा गया पूरे प्रदेश में। पूर्वांचल में इनका एक अपना बड़ा वोट बैंक है। तो आने वाला समय ये बताएगा और ये भविष्य में छिपा हुआ प्रश्न है कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां बड़ी विचलित करने वाली। चलिए विवेक जी। जी, जो आज का विषय के हिसाब से आपका जो आपने रखा है, तो उससे अपना दल या महान दल को आपने विशेष परिप्रेक्ष्य में लिया है। तो इनका जो एक मुश्त वोट मिलने की बात करके जो गठजोड़ किए गए पार्टियों ने किए, भाजपा ने या समाजवादी पार्टी ने, तो कि हमें इनका पूरा एक मुश्त वोट मिल जाएगा, देखिए ऐसा तो कहीं नहीं हो पाया। जो ये ट्रेंड बता रहा है कन्नौज को, तो हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे कन्नौज में अनुप्रिया पटेल तालग्राम से उनका जो सोमनाथ पटेल जी थे, जो संस्थापक अपना दल के, वो यहीं कन्नौज के थे, तालग्राम के गांव के। तो वहाँ उन्होंने काफी बारात घर वगैरह बनवाया है, अक्सर वो आती रहती हैं। तो इस नाते से अनुप्रिया जी की वजह से या कन्नौज से उनका जुड़ाव की वजह से और कोई उनका प्रत्याशी न होने की वजह से भाजपा की गठबंधन का भी एक था, उसकी वजह से ये हो सकता है कि मत का प्रतिशत भाजपा को भी गया हो, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं कि पूरा वोट उनके पीछे भाजपा में चला गया हो। समाजवादी पार्टी के साथ भी लोग थे, जो भी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष थी यहाँ की, वो कटियारी थी यहाँ की कन्नौज की। तो ऐसा नहीं कि और कांग्रेस में भी कुछ लोग थे, कटिहार के प्रभावी लोग थे। तो पूरा एक मुश्त जो वोट मिलने की बात अगर आप सोचें कि अनुप्रिया पटेल की वजह से, भाजपा गठजोड़ की वजह से यहाँ प्रत्याशी कोई नहीं था अपना दल का, तो पूरा वोट इन्हीं को ट्रांसफर हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। वही बात स्थिति देखिए महान दल के बारे में है। वहां से आपके फर्रुखाबाद से उनकी जो इनके पार्टी के अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य जी, उनकी पत्नी स्वयं प्रत्याशी थी। कन्नौज की अगर आप स्थिति की बात करें तो कन्नौज में ये एक तरीके से जो काछी वोट था, ये परंपरागत रूप से भाजपा के साथ जुड़ा रहा था, एक बड़ा हिस्सा ये। लेकिन इधर बहुजन समाज पार्टी में भी यहाँ से कन्नौज से
एक कद्दावर नेता हैं काशी बिरादरी से ही, तो वो भी वोट ले गए हैं बसपा में भी। तो ऐसा नहीं है कि पूरा जो इसका वोट है वो खाली सपई को वहां पे कन्नौज मिला हो, ये भी बात नहीं है ये। तो ये जो एक गठबंधन करने के बाद जो दलों को उम्मीद थी कि शायद इनका एक मुफ्त वोट मिलेगा, ऐसी स्थिति हमें कन्नौज में तो नहीं दिखाई पड़ रही है। और वैसे ही हमारे ख्याल में ये यही करीब कमोबेश स्थिति ये फर्रुखाबाद में भी है। वहां पे आप कह रहे हैं अपना दल का प्रत्याशी खड़ा था, अगर अपना दल का प्रत्याशी खड़ा था तो उसमें फिर अपना दल के प्रत्याशी ने जो वोट अगर लिए होंगे तो वो भाजपा के प्रत्याशी के लिए होंगे। कन्नौज में अगर मिले होंगे तो वहां पे तो इस तरह की ये चीजें अलग अलग विधानसभा में रही हैं। तो जो एक मेन था उद्देश्य बड़े दलों का गठजोड़ करने का इन छोटे दलों के साथ में कि हमें इनका एक मुफ्त वोट ट्रांसफर होगा, ऐसा कुछ इस चुनाव में होने की संभावना कोई दिखाई नहीं पड़ रही, जो अनुमान एक है। ध्रुव राजपूत जी सर, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, तो इस पावन पर्व पर आज जो चर्चा हो रही है, तो जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ विधानसभा में जो चुनाव हुए हैं, तो आम आदमी पार्टी को बहुत छोटा दल उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा और मुद्दों की बात की। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो चुनाव लड़कर जीत दर्ज की, उसी के पैटर्न पर यूपी में भी चुनाव लड़ा और पंजाब में भी उसी प्रकार से तैयारी करके चुनाव लड़ा। वहां भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। गोवा में भी हम लोग बहुत बड़ी जीत दर्ज करेंगे और उत्तराखंड में भी हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और कहीं पर भी जाति धर्म और ऐसे मुद्दों को आगे नहीं लाए। सबका साथ और सबके साथ, सबके कार्य और सबके विश्वास, और दिल्ली में जो हमने वादे किए वो करके दिखाए, वही यूपी में भी करेंगे। 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे परिवर्तन के साथ आएंगे और जनता के हित में आएंगे। और मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा है वहां बीजेपी हारी है चुनाव। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, 5 वर्षों के कार्यकाल में जो छात्रों के साथ यातनाएं दी गई, जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, शायद ही कोई सरकार उस रिकॉर्ड को तोड़ पाए। ऐसा मैं नहीं जानता हूं कि ऐसा रिकॉर्ड किसी सरकार ने पहले बनाया हो या भविष्य में बनाना चाहेगी। रही बेरोजगारी की बात, बेरोजगारी की दर इतनी बढ़ती जा रही है कि जिसको काबू करना बहुत मुश्किल बात है। और दिन पे दिन बेचारा मजदूर और रोज कमाने खाने वाला व्यक्ति इतना परेशान है कि वो अपने बच्चों को कैसे जीवन यापन कर सके। मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि भविष्य में जो किसान को यातनाएं अब दी जा रही हैं, देखिए साहब, डर की वजह से किसान जो है गेहूं नहीं बो पाया, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं गेहूं बो दूंगा तो मेरा सब जानवर चर जाएंगे। इसी वजह से ये महंगाई भूसे की महंगाई है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और बहुत अच्छा चुनाव हम लड़े हैं और जीत दर्ज करेंगे। आलोक जी। शेखर भाई, आपके इस चैनल के माध्यम से और हमारे इस आभासी मंच पर जुड़े हुए सभी साथीगणों को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बम बम भोले, बम भोले। और यहीं से मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि 2017 से पहले हमारे जो महाशिव के भक्त थे, जो कावड़ यात्रा लेकर के चलते थे, उन पर प्रतिबंध लगाया जाता था, लाठीचार्ज होता था। उनको अपने, अभी जैसे हमारे साथी महा बम बम भोले कह रहे हैं, इसका उद्घोष पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। ये तब भी कहते थे, अब भी आज हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, पूरे प्रदेश की जनता बड़ी सौभाग्यशाली है कि योगी जी के नेतृत्व में आज कांवड़ यात्रा बड़े धूमधाम से पूरे प्रदेश में निकल रही है। पूरे प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।
अब चूंकि आज का विषय था कि गठबंधन की राजनीति, अगर आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने इस गठबंधन की राजनीति का शुभारंभ किया था और इस उद्देश्य के साथ किया था कि जो छोटे दल हैं, और छोटे दलों का निर्माण क्यों होता है, क्षेत्र की समस्याएं होती हैं, कहीं ना कहीं उन समस्याओं को लेकर के एक दल उभरता है, तो इस राजनीतिक क्षितिज पर उनको भी मौका मिले। तो आदरणीय अटल जी ने उस परंपरा का सूत्रपात किया कि पूरे देश के जो उपेक्षित हैं, वंचित हैं, जो क्षेत्र उपेक्षित हैं, जिन्होंने थोड़े थोड़े दल छोटे छोटे बनाए, समूह बनाए, उनको भी राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ा जाए और उनका भी विकास हो। और वही परंपरा आज चल रही है। गठबंधन करना कोई बुरी बात नहीं, होना चाहिए, लेकिन गठबंधन के पैरामीटर्स होते हैं, मानक होते हैं। उन मानकों के आधार पर अगर गठबंधन होता है तो वो प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी लाभकारी होता है। और अगर जैसा कि अभी हमारे साथी कह रहे थे कि शाक्य वोट, यादव वोट, अगर वोट की राजनीति से अगर गठबंधन होता है तो ये ना समाज के लिए हितकर है ना प्रदेश के विकास के लिए हितकर है। और हमारे जितने भी गठबंधन है, हमारा सबका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, एक वैचारिक धरातल है, उस पर हम सब लोग पूरा डिस्कशन करते हैं कि कैसे प्रदेश को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया जाए। आप सब लोग गठबंधन करते हैं तो कैसे जाति के वोट बटोरे जाए। तो ये बहुत बेसिक अंतर है हमारे गठबंधन में और इनके सबके गठबंधन में। दूसरी बात, ये अपना दल के साथ जो हमने अपना गठबंधन किया, आप देखें हमारे दल की विचारधारा और अपना दल की विचारधारा, इन विचारधाराओं में आप साम्यता देखिएगा तो कहीं पर कोई भी गतिरोध आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमारी दोनों दलों की विचारधारा या जो भी गठबंधन है वो सिर्फ एक ही विचारधारा है कि कैसे प्रदेश का विकास हो, कैसे सर्व समाज का विकास हो। और ये समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन होते हैं ये सब स्वार्थ से वशीभूत होते हैं कि हमारे पुत्र को कहाँ से टिकट मिल जाए, हम कैसे विधायक बन जाए, हमारे वोट प्राप्त होकर के कैसे हमारा विधायक बन जाए, ये सब है। तो ये बहुत अंतर है। प्रदेश की जनता इस बात को समझती है कि ये जो क्षणिक गठबंधन होते हैं, जो दीर्घकालिक नहीं होते हैं, जो लंबे समय तक चलने वाले नहीं होते हैं, इनका कोई भविष्य नहीं होता। अभी 10 मार्च के बाद आप देख लेना, ये सब अलग अलग गाड़ी पर बैठे दिखाई पड़ेंगे, एक दूसरे पर छींटाकशी करेंगे कि आपने हमें हरा दिया, आपने हमें हरा दिया है। तो ये सब चलेगा इनका सबका, और ये गठबंधन 10 मार्च के बाद टूट जाएगा। लेकिन हमारा जो गठबंधन है वो एक सैद्धांतिक पक्ष को लेकर के है, प्रदेश के विकास को लेकर के है, सर्व समाज के विकास को लेकर है। हम जाति आधारित राजनीति नहीं करते। तो हमारा मानना है कि गठबंधन के माध्यम से जो छोटे दल हैं, जो राष्ट्र के निर्माण में, प्रदेश के निर्माण में अपनी भूमिका निर्वाहित करना चाहते हैं, उसे आगे ले जाने का प्रयास करते हैं, तो होना चाहिए। लेकिन सैद्धांतिक आधार पर जो गठबंधन होते हैं उनका हमेशा हश्र अच्छा होता है, लेकिन जो स्वार्थ के आधार पर गठबंधन होते हैं ये ना प्रदेश के हित में है, ना समाज के हित में है। और ये जाति आधारित जो गठबंधन समाजवादी पार्टी कर रही है, ये किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है और इस जनता समझती है। धन्यवाद भाई साहब। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं, आप सबने एक कहावत सुनी होगी, जान है तो जहान है। भारतीय जनता पार्टी उसी मूल सिद्धांत पे काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में जान कितनी सस्ती हुआ करती थी 2017 से पहले, ये हम सब ने देखा है। और जो लॉ एंड ऑर्डर पे हमने काम किया है वो बेमिसाल है। मीडिया बंधुओं से लेकर आप सब से लेकर हर कोई आज उस मामले में भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहा है। ये हमारी उपलब्धि है। और समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोग माने ना माने उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश की जनता ये महसूस कर रही है और मुझे लगता है कि इसी मापदंड के आधार पर 2022 के चुनाव में भी दोबारा सरकार मिलेगी। दूसरी चीज, एक बड़ी बात है कि अभी बांटने की बात कर रहे थे एक लोग, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बांटने की बात कर रहे थे। अरे भाई साहब, काटने वालों के मुंह से बांटने की बात अच्छी नहीं लगती। जो काटने की बात करते हैं उनके मुंह से बांटने की बात अच्छी नहीं लगती, तो वो बांटने की बात ना ही करें तो बेहतर होगा। तीसरा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में
एक शब्द प्रचलन में आया था गर्मी। तो गर्मी जो पश्चिम से चली थी वो पूर्वांचल पे पहुंचते पहुंचते ठंडी पड़ चुकी है भाई साहब। चिंता कर लीजिएगा, वो गर्मी अब विरोधियों की ठंडी पड़ गई है पूर्वांचल में। अब वो गर्मी नहीं रह गई है, वो ठंड में तब्दील हो चुकी है विरोधियों की। तो योगी जी ने कहा था 10 मार्च के बाद, मुझे लग रहा है उससे पहले ही वो गर्मी ठंडी हो गई है। तीसरी चीज मैं आता हूं, सबसे पहली चीज मैं कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर के, अब लोकल का चूंकि विषय है तो उस पर मैं आ जाऊं। कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर के मुझे बड़ी हैरत होती है कि हम सब जानते हैं 5 साल नदारत रहते हैं और अपने प्रभाव और पैसे के बल पर वो चुनाव में आ जाते हैं। आयातित प्रत्याशी कहें तो हमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो यहाँ के होकर के भी यहाँ के नहीं है। और दूसरी चीज मैं एक बात बता दूं आपको, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, अभी वो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे और वो जनाधार की भी बातें कर रहे थे। मुझे लगता है कि वो विरोधियों के जनाधार से पहले जरा थोड़ी कांग्रेस के जनाधार की चिंता कर लें। वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और मुझे ये बता दें कि उनके सजातीय प्रत्याशी 2017 में 48-49 हजार वोट लेकर के आए थे। क्या कांग्रेस के उसी जात उसी धर्म के प्रत्याशी उस आंकड़े को छू पाएंगे? मुझे बता दिया जाए। मुझे नहीं लगता है कि वो उस आंकड़े को तो छोड़िए, अपनी जमानत भी बचाने जा रही हैं। 2012 में भी उनकी जमानत जब्त हुई थी और 2022 में भी पुनः उनकी जमानत जब्त होने वाली है। तो ये तो नियति बन गई है कांग्रेस के प्रत्याशी की। तो कांग्रेस के ऊपर तो बहुत ज्यादा कुछ कहने का बनता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति तो वो है कि फर्रुखाबाद से टिकट मांग रहे थे एक सज्जन और उन्हें अमृतपुर से लड़ने भेज दिया। प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं भाई साहब, आप स्थितियां समझिए। तो खाना पूरी कर रहे हैं, उनके लिए तो 2022 का चुनाव केवल खाना पूरी बन के रह गया है। दूसरा, समाजवादी पार्टी को लेकर के बड़ी स्थितियां खराब हैं। टिकट बंटवारा ही उनके यहाँ ऐसी रार लेकर के आया है, तो जो रारों में घिरे हुए हैं समाजवादी पार्टी के लोग, उन्हें सदर क्षेत्र जहां से 2012 में उनका प्रत्याशी जीता, समाजवादी पार्टी का विधायक हुआ था, उस समाजवादी पार्टी को सदर क्षेत्र पे प्रत्याशी नहीं ढूंढने मिला। उन्होंने विचारों को गठबंधन में वो सीट दे दी। ऐसी दुर्गति किसी पार्टी की जो 2012 में अपना विधायक लेके सदर में बैठी थी, उस पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिला पूरे सदर विधानसभा में। आप समाजवादी पार्टी की स्थिति देखिए। तो मुझे लगता है, और वो भी एक समझिए, जो गठबंधन से प्रत्याशी आया वो भी यहाँ का नहीं, समझे, वो भी बाहर से आयातित होके भेज दिया गया। तो मुझे आप उससे समाजवादी पार्टी की मनोदशा समझ सकते हैं, उनकी गंभीरता समझ सकते हैं इस चुनाव को लेकर के। तीसरा, अमृतपुर का एक विषय आपको मैं और स्पष्ट कर दूं। अमृतपुर की स्थितियां भी आपको पता है कि वहां उन्हीं के प्रत्याशी, जो उनके 2012 के विधायक और 6 बार के विधायक रहे, प्रत्याशी को उन्होंने टिकट तक नहीं दिया, टिकट के लाले पड़ गए और वो उन्हीं के लिए ही खेला कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए अमृतपुर में खेला हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये सबके सब आपस में उलझ गए हैं दल। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो संजीदगी से 5 साल जनता की सेवा कर रही है और सारी सीटें जीत रही है। ये भी तय मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सब अपने में उलझ गए हैं दल। हाँ मिश्रा जी। अनिल जी, भाई साहब एक मिनट, भाई साहब एक करके बोलो। देखिए, हाँ देखिए, हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि साहब आयातित प्रत्याशी, तो आप हमें ये बताइए कि आपके यहाँ योगी जी अटल जी भी सुन लीजिए, इतना अहंकार मत पालिए। 1981 से पहले की क्या स्थिति रही भाजपा की, ये भाजपा के साथी ना समझाए। और आयातित की बात की आपके यहाँ, आप बताइए कि आपके यहाँ कितने आयातित हैं, क्या मैं नाम खोलूं? और 2012 और 2022 की आपने बात की, सुशील साक्य, उसके अलावा कोई नाम नागेंद्र राठौर, कोई आयातित नहीं है, सब यही है। आप अपनी चिंता करिए। लुइस इतनी बेचैनी और खलबली मच गई भाजपाई खेमे में कि मुख्यमंत्री को मथुरा से अयोध्या से गोरखपुर शिफ्ट होना पड़ा। अब आप हमारे प्रत्याशी आयातित तो निर्यातित की बात, फर्कई बात की बात कर रहे। दूसरी चीज, अमृतपुर की आपने बात की। अमृतपुर में आप ही की पार्टी के एक बसपा से लड़े हैं भाई साहब, आपको मालूम है जरा? और आप बात करते हैं कि हमारे यहाँ कांग्रेस में क्या है कि नहीं, ये बसपा से। अरे भैया कहाँ हो? हमें लग रहा है वाकई में समाजवादी चोला पहन लिया है आपने।
कब समाजवादी पार्टी सदस्यता स्लिप दिखा दीजिएगा, क्योंकि आपको कांग्रेस के जनाधार की चिंता नहीं होती है, आपको सपा के जनाधार की चिंता होती है, आपको महान दल के जनाधार की चिंता होती है, लेकिन कांग्रेस के जनाधार की चिंता नहीं होती है। भैया आप प्रवक्ता किस पार्टी के करके बैठिए आप। सुन लीजिए, जो राहुल कुशवाहा जो लड़े थे वो किस समाज से आते हैं? राहुल कुशवाहा किसी पार्टी के नहीं है भैया, वो बसपा से जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, आपको पता ही नहीं है इसका मतलब, या तो जानकारी करिए। हमें मालूम है, पूर्व क्षेत्र में। सुन लीजिए पहले, लुईस मैडम मिलेगी कि नहीं मिलेगी? फरीदाबाद के लोगों को मिलेगी कि नहीं मिलेगी लुईस मैडम? अरे हमें मिले ना मिले भैया, आप ये बताइए, आपके सचिव के ऊपर हमला हो गया, लुईस पूछने गई, कांग्रेस के प्रदेश सचिव के साथ दुर्घटना हो गई, लुईस मैडम पूछने गई, सब गए, उनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है, ऊपर से के पास फोन आया। भैया हम प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, सदर विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं वो, सदर विधानसभा क्षेत्र में गई क्या लुईस मैडम? गए क्या सलमान साहब? सब गए की चिंता मत करिए, सब आएंगे, चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, सलमान साहब और मैडम की चिंता मत करिए, मेजर साहब की चिंता करिए, मेजर साहब की, राजनीति जी की चिंता करिए, आप हमारे प्रत्याशियों की चिंता मत करें, लुईस मैडम या सलमान साहब की आप चिंता मत करें। उन्होंने किसके जानकारी ली, किसके नहीं ली, हमारी पार्टी का मामला, जो दिखाई नहीं देते हैं 5 साल केवल चुनाव लड़ने आ जाते हैं। ऊपर जो होगा हमारी पार्टी के नेताओं के साथ जो हुआ, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उनके साथ है, बराबर टेलीफोन से बात हो रही है। आप मेजर साहब से आप पता करिए कि भाजपा कार्यकर्ता का प्रत्याशी होता है, मेजर साहब बात करते हैं, चुनाव के 30 दिन पहले निकल के जलेबियां बनाने से, और घूमने से जलेबी बनाने से कार्यकर्ता नहीं मिलता, पब्लिक का वोट नहीं मिलता, बांटा जाता है। कांग्रेस भाई साहब, कोरोना काल में आपके मंडल अध्यक्ष जो ऑक्सीजन की कमी से खत्म हुए थे साहब, उन्हें एक भाजपाई नेता नहीं मिला था। आप कांग्रेसियों की चिंता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को टिकट तो दे पाई है, लेकिन ये नहीं पूछा कि अमृतपुर से जो एक्सप्रेस वे जा रहा था वो क्यों नहीं ला पाए, उसकी बात नहीं होगी। सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है बीजेपी सरकार में, सबसे ज्यादा किसानों ने ही आत्महत्या की है बीजेपी सरकार में। गली मोहल्ले ठेके खुलेंगे, दिल्ली में किया वो यूपी में करेंगे, गली मोहल्ले ठेके खुलेंगे, ये है आम आदमी पार्टी। आपस की नोकझोंक खत्म हो जाए, तो जैसा आपने कहा शेखर जी, भाई एक बात की तो प्रशंसा करनी पड़ेगी, और कभी कभी विरोधियों की भी कोई अच्छी बात हो तो प्रशंसा कर ली जाती है। भाई आलोक जी ने जो है, और आलोक जी भी ऐसे जो जाने माने भविष्यवक्ता हैं, इसमें मैं अब इसलिए इनको ये संबोधन दे रहा हूं कि 10 मार्च के बाद क्या होना है ये अभी कोई नहीं जान रहा, लेकिन आपने बड़ा बिल्कुल मजबूती के साथ में और 10 मार्च के बाद का ऐसा विशद वर्णन किया कि लगा जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में प्रकांड पंडित कोई बात कह रहा है। एक और अच्छी बात कही आलोक भाई ने, अब अच्छी कही तो अच्छी कहूंगा, हम लोग तो जो है भौतिक तुला पे तौल करके दे देते हैं। बहुत दिनों बाद जो है, बहुत लंबे अरसे बाद स्वर्गीय अटल बिहारी जी का नाम सुनने को मिला आलोक जी के मुंह से, वरना तो हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर योगी, घर घर योगी। अच्छा था, कम से कम पुरानी भाजपा आपको याद आ रही है, तो आज की भाजपा का जो विकृत चेहरा है वो शायद कल आप उसको सुधारने की बात करेंगे। एक और जो है इसमें सवाल आया, इसमें गठबंधन की बात हुई। मानवर गठबंधन के जो है वो अपने उसकी पूरी परिभाषाएं तो दे दी, लेकिन मुख्य विषय जो था गठबंधन का कि इसका क्या प्रभाव पड़ा है और क्या नहीं पड़ा है, इससे बहुत आसानी से बड़ी नजाकत के साथ में, नफासत के साथ में बचाते हुए आलोक भाई आप निकल गए। चलिए वो आगे जो है उसमें आ जाएगा जहां पर ये है, और जहां हमारे भतीजे और बड़ा प्रिय भतीजे, बड़ा मतलब जो है वो अपने मुखर भी हैं, प्रखर भी हैं, विकास भाई, जहां इन्होंने शुरुआत करी थी कि जान है तो जहान है। मैं अपने सभी साथियों से एक बात पूछ रहा हूं कि ये कब बोला जाता है कि जान है तो जहान है?
मतलब जान है तो जान ज्यादा प्यारी है, जहान ज्यादा प्यारा नहीं होता। इस मुहावरे का एक सीधा सीधा अर्थ ये रहा। तो मुझे लग रहा है कि प्रथम चरण के चुनाव के बाद जैसे जैसे छठे चरण और सातवें चरण में आ रहे हैं, तो आप क्यों कह रहे हो गर्मी शांत हो गई है। छठे और सातवें चरण में पश्चिम से चली हुई गर्मी पूरब में पहुंचते पहुंचते शांत हो गई है। आदरणीय प्रवक्ता महोदय, वो गर्मी शांत हो चुकी है। आपकी बात मानते, सुन लीजिए, गर्मी भी शांत हो गई है, बुलडोजर भी बेकार हो गया है, ठोक दो भी बेकार हो गया है। पब्लिक ने बुलडोजर तो सर्विस पे है, 10 मार्च के बाद तैयार है। 10 मार्च के बाद तैयार मिलेगा। अरे बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले, 10 तारीख के बाद का क्या है। और एक चीज और मैं कहूंगा, एक बात रह गई थी, ये आपके जो आखिर में कहा गया, जितना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गण जो है वो बोलते हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि उसमें कम से कम 3/4 वक्त जो है वो आप समाजवादी पार्टी को समाजवादी शब्द की माला जपने में निकाल देते हैं। हम तो एक ही बात कहेंगे, एक बहुत प्रचलित गाना था, शेखर जी आखिर में सुनाई दे रहा हूं, अपनी बात को विराम देता हूं, कि हमने न देखा तुमसा कोई और जुबां पे आज दिल की बात आ ही गई। तो ये छठे चरण सातवें चरण के पहले समाजवादी विचारधारा, समाजवाद का नाम आपकी जुबान पे आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी शेखर, हाँ जी, देखिए थोड़ा विषय से हटके जो बात हमारे सम्मानित प्रवक्ता जी ने करी, भाजपा के प्रोफेसर साहब ने कांवड़ यात्रा से शुरुआत करी थी, तो कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध की बात करी आज के दिन। तो कांवड़ यात्रा को आपने शंकर जी का प्रतीक मान लिया कि जो कांवड़ यात्री नहीं है, जो कांवड़ यात्रा नहीं निकालता, वो शिव जी का भक्त नहीं है। जैसे आप कहते हैं जो भाजपा को नहीं मानता वो हिंदू नहीं है, तो उसका प्रतिबंध या कोई वो अलग इशू है। लेकिन पूरा देश आज शिवमय है और शिव कांकड़ में विराजमान है, शिव सबके हैं। कांवड़ यात्रा निकालने से, प्रतिबंध करने से ये उसको मत जोड़िए उससे। दूसरा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये हमारे भाजपा के लोगों से थोड़ा ज्ञान मिलता है। जैसे हमारे अभी प्रधानमंत्री जी कन्नौज आए थे, तो उन्होंने, शेखर साहब, कहा था कि कन्नौज में इत्र उद्योग है, तो यहाँ पे ये लोग शहद का, मधुमक्खी पालन का भी काम करें, क्योंकि मधुमक्खियां तमाम फूलों पे अलग अलग बैठती हैं, उनका इत्र लेके आती हैं, तो उससे शहद बनता है, उससे इत्र बनाए। ये उन्होंने अपनी बात एक कही। जैसे जेवर के हवाई अड्डे के शिलान्यास में कही थी कि अब बन जाने के बाद हमारे किसानों को आराम हो जाएगी अपने गेहूं कहीं ले जाने पूरे देश में उपज के लिए। तो ये बात, ये कुछ भी कह दें, वोट के लिए आप गठबंधन नहीं करते हैं, एक मिनट, वोट के लिए आप गठबंधन नहीं करते हैं। अब आप बताइए, राजनीतिक दल हैं, प्रोफेसर साहब आपका कहना सही है। देखिए, आप एक अच्छे आदमी हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, आप प्रोफेसर हैं, तो आप जिस धरातल पर सोचते हैं वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन राजनीतिक दल कोई भी गठबंधन करता है तो वो वोटों के ट्रांसफर के लिए करता है, वोटों के लिए करता है, सत्ता में आने के लिए करता है। आप कहते हैं वोटों के लिए गठबंधन नहीं करते हैं, ये बड़ी हास्यास्पद बात है ये। और विकास की आपने बात करी, तो अगर विकास आपने इतना किया होता तो आज 4 महीने से जो आप खाली ये कार्ड खेल रहे थे, तो ये कार्ड न खेलते, आप ये जिन्ना और गन्ना और हिंदुस्तान पाकिस्तान न करते, आप अपनी विकास की बातों पे चुनाव लड़ते। वो आपने नहीं लड़ा, तो ये विकास की बात करना आपके अच्छा नहीं देता आपने। और दूसरी आपने कही कि ये 10 तारीख के बाद सब अलग अलग गाड़ियों में बैठ जाएंगे, हमारा गठबंधन तो बिल्कुल अजर अमर होता है, और बाकी और दलों के जो गठबंधन होते हैं वो सब ऐसे ही होते हैं। तो आप देखिए, केंद्र सरकार में, जहां हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, गठबंधन 14 में जो हुआ था और आज 22 में गठबंधन के कितने दल अब रह गए उनके साथ में है, कितने, शायद 1-2 बच्चे सब अलग हो गए हैं। तो ये आपकी बात है। अब आपने जान की बात करी, हमारे साथी ने भाजपा के, कि जान है तो जहान है। जान की बात किस मुंह से आप करते हैं? अभी कोरोना में मौतों का तांडव देखा, किस तरीके से प्रवासी मजदूरों की मौतें देखी, 750 किसानों की मौतें देखी, और अभी ताजा से अभी आज यूक्रेन में एक छात्र मारा गया, आज यूक्रेन में एक छात्र मारा गया। बात करते हैं, मौतों की बात करते हैं। आज यूक्रेन में, आज प्रधानमंत्री जी चुनाव में लगे रहे, जो कोरोना में हुआ वही दोहराया गया यूक्रेन के मामले में। जिस तरीके से आप वहां से छात्र ला रहे हैं, ये 3 महीने में ही आ पाएंगे।
और रूस तैयारी कर रहा है परमाणु टाइट की। आज एक छात्र वहां गोली से मारा गया। आप प्रधानमंत्री जी आज देश के साथ जान की बात आप करते हैं कि आप 3 महीने में आप इस तरह से छात्र ला पाएंगे, गोली मारे जाएंगे वहां पे लोगों को। ये तो इस तरीके से मुद्दे की बात करिए, मुद्दे से हट के बात न करिए। सबसे ज्यादा हत्याएं जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही किसानों की हुई है। सबसे ज्यादा जवाब तो जल्दी से 1 मिनट में। हाँ सुन लीजिए, अभी आपने कहा कि फूलों का, देखिए फूलों का इत्र से भी संबंध है और फूलों का शहद से भी संबंध है। ये दुनिया जानती है कि मोदी जैसा योग्य प्रधानमंत्री विश्व में नहीं है। आप रेटिंग देखिए, विश्व के शहद इकट्ठा करके उस शहद से इत्र नहीं बन सकता। ये बात सही है। कहेगी तरह तरह के फूलों मधुमक्खी बैठती हैं और वो शहद बनाती हैं, उससे इत्र बनाया जाए। आपका जो लीडर था वो तो, जैसे आपने कहा कि नाली वाली गैस से कहा करते थे कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकालो। बारहवीं के बाद देखो मैं किसी बात में नहीं बोला तो सुन लीजिए। जेवर के हवाई अड्डे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यहाँ जेवर का हवाई अड्डा बन जाने से किसानों को अपनी उपज पूरे देश में बेचने की आसानी हो जाएगी। देखिए पहले आप क्या हवाई अड्डे, अरे नहीं हो जाएगी, क्यों नहीं हो जाएगी? अगर आपके पास एयरपोर्ट होगा, एयरपोर्ट पे हमारा किसान जाएगा, जिस मंडी में जाएगा वहां से अपना संबंध स्थापित करेगा, वहां से अपनी फसल को बेचेगा। कोई जरूरी नहीं होता है कि प्लेन में ही लाद करके ले जाए। हम लोग जाते हैं मंडी में, वहां पर अरे क्यों नहीं। चलिए बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए आलोक जी का, अनिल मिश्रा जी का, विवेक जी का, ध्रुव जी का, बहुजन पार्टी का और विकास का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।